हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बातें आपके मन की हो जाएं। आपने बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए हुए हैं। बहुत सारे जो कमेंट्स हैं उसमें से एक कमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है कि सर आप तो मोदी जी के अंधभक्त हैं। और सीधी सी बात ये है कि अंधभक्त हैं या खुली आंख वाले भक्त हैं या एक वैचारिक रूप से हम कुछ सोच समझकर आपके साथ राय रख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिएगा, हमें करंट गवर्नमेंट क्यों चाहिए। मुझे याद है कि 2014 के अंदर 2014 में जब मतलब सरकार नहीं आई थी तो 2008 का जो झटका लगा था पूरे निवेशकों को, वो मतलब हम भूल नहीं सकते। और 2008 आप भी याद रखेंगे, हम भी याद रखेंगे, जो लोग पुराने निवेशक हैं जो बाद में इन्वेस्टमेंट में आए हैं तो उनको 2008 नहीं पता होगा। लेकिन मुझे पता है कि 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 का भी आधा साल टेक्निकल बाउंस आते थे, बट हम शेयर्स खरीदते ही रहते थे, बेचने का टाइम नहीं मिलता था, प्राइस ही नहीं आता था। और मुझे याद है कि जो लोग उस समय निवेश करते होंगे तो मुझे याद है 50-60 रुपए का आरती इंडस्ट्री, 200 रुपए का श्रीराम फाइबर्स यानी कि SRF, दीपक नाइट्राइट मेरे ख्याल से 30-40 रुपए का होता था। और बाकी केमिकल कंपनीज भी आप देखोगे तो इसी तरीके से 2014 के बाद उन मल्टीपल रिटर्न्स उन्होंने दी। और मैंने भी जो 2014 में पहली बार इन्वेस्टमेंट से एहसास किया कि यार पैसा 3-4-5 गुना भी होता है। और ये एहसास बहुत सारे शेयर्स में हुआ। लेकिन 2014 से पहले क्या सरकारें काम नहीं करती थी? करती थी, कोई ऐसा डाउट नहीं है कि नहीं करती थी, अच्छा काम करती थी वो भी। लेकिन वहां पर क्या था, भाई भतीजावाद बहुत चलता था। PSU बैंकों को फोन जाया करते थे कि भाई इस पार्टी को लोन दे दो। 300 करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ रुपए जो है फाइनेंस हो जाते थे। अब 300 करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ फाइनेंस हो गए, भाई 1000 करोड़ रुपए लगने थोड़ी ना, वो तो कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होने। तो मोस्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, मतलब स्मॉल और मिड कैप में, मान लीजिएगा अगर अपने 20 कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में निवेश किया होता तो आज उसमें से 80% कंपनियां लिस्ट ही नहीं है। उन्होंने बैंकों के साथ फ्रॉड किया, इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद हो गए। बहुत सारी कंपनी तो मुझे अभी भी याद है, IVRCL इंफ्रास्ट्रक्चर, IVRCL असेट्स यानी कि जो उनकी घर वाली कंपनी थी, गैमोन इंफ्रा, अभी GVK इंफ्रा जिसको आप देख रहे हैं 100 रुपये का शेयर हुआ करता था। GMR भी आज भी उस भाव पे नहीं आया जिन भाव पे GMR पहले था। बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है रोड कंस्ट्रक्शन में जो खत्म ही हो गई, है ही नहीं। तो ये क्यों होता था? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नाम की जो चीज़ थी ना वो थी नहीं। और दूसरी बात क्या है कि फंडिंग ऐसे होती थी। अब जो दूसरी बात है कि एक समय होता था, आज से अगर आप 40 साल पहले देखोगे तो इंडिया की GDP और चाइना की GDP लगभग समान थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने अनड्यू एडवांटेज दिया चाइना को, और चाइना देखिएगा वहाँ से ग्रो कर गया। और 2014 के बाद केमिकल सेक्टर्स के अंदर ना, आपके पास कोई भी केमिकल स्टॉक रहा हो, अगर वो कंपनी आज सर्वाइव करती है 2014 के बाद, तो आपकी रिटर्न्स जो है ना 5-6 टाइम्स तो हैं ही कम से कम। और आपके पैसे हो सकते हैं 20 टाइम्स 30 टाइम्स भी हो गए अगर अच्छी केमिकल कंपनीज में आप थे। तो ये रिटर्न्स हैं, और डिविडेंड को जोड़ लोगे तो थोड़ी और आ जाएगी। तो ये जो रिटर्न्स आई केमिकल सेक्टर में स्पेशली क्यों आई? ये रिटर्न्स आई क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि जो केमिकल का जो सारा दारोमदार है वो चाइना से कंपटीशन है। और मेरा भी फेवरेट सेक्टर था क्योंकि 5-6 के पी पर मिलते थे शेयर्स। इन कंपनीज में रिटर्न क्यों आई? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई साहब जो ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ का पूरा खेल है। अगर चाइना से कोई माल इंडिया में डंप हो रहा है उस पर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दें या कुछ और ड्यूटीज़ लगा दें, तो अल्टीमेटली आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा लोगे। और अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगी तो एक्सपोर्ट में भी कम्पिटिटिव हो जाएगी। और यही हुआ स्पेशलिटी केमिकल में। 2014 से पहले गवर्नमेंट जो थी, क्योंकि उनका चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, वो इतने एग्रेसिवली डिसीजंस ले ही नहीं पाती थी। तो जो भी केमिकल के अंदर रिटर्न्स आएंगे वो बेहतरीन रिटर्न्स जो है केमिकल सेक्टर में देखने के लिए मिली। इसलिए चाहिए हमें ये वाली सरकार।
दूसरी बात बताता हूँ, निवेशकों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरा, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर भाई साहब आपने कोई भी शिपयार्ड की कंपनी खरीदी, आपने कोई भी डिफेंस की कंपनी खरीदी पीएसयू स्पेस में, रेलवे की कोई कंपनी, भाई साहब मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हो गई हैं इन्वेस्टर्स की। और अगर नई गवर्नमेंट आती है तो भैया डिसीजंस या पॉलिसीज फिर बदलेंगी, बहुत बड़ा डैमेज जो है इन्वेस्टर्स को हो सकता है, और वो भाव लौट के भी नहीं आए, ज़रूरी नहीं है। और सबसे खास बात देखिएगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं गडकरी जी की भी तारीफ़ करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गडकरी जी का जो काम है, और वो खुद बोलते हैं कि भाई मेरे को आप प्रूफ करके दे दो अगर कहीं पर भी हमने 1 रुपये का भी जो है अगर कमीशन लिया है तो। और देखिएगा दूसरी सरकार आएगी, इतनी पार्टियाँ मिल के आएंगी, तो भाई बिना कमीशन काम नहीं होता है, इसलिए भी हमें डाउट है। और हमने मिली जुली सरकारें जो है चंद्रशेखर जी की भी देखी है, वीपी सिंह जी की भी देखी है, और बहुत सारी ऐसी सरकारें भी हमने देखी हैं जो बहुत अल्पकाल के लिए रही हैं, केवल देश का बेड़ा गर्क होता है और कुछ नहीं। तो वो भी एक रीज़न है। तो दूसरी बात आपने देखा पीएसयू में क्या रिटर्न्स आ रही है। और मैं मेरा फेवरेट शेयर था जब हमने अल्फा मेंबरशिप स्टार्ट की थी, तो मुझे याद है पहला या दूसरा ही शेयर था हमारा, वो शेयर 60 या 65 रुपये पे चल रहा था। उस शेयर का नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वो शेयर वहाँ से मतलब पिछले 4-5 साल में 6-7 गुना हो गया। तो अल्टीमेटली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स हैं पीएसयूज में। तो पीएसयू में जो रिवाइवल आया वो खाली शेयर प्राइस में नहीं आया, कंपनी की फंक्शनिंग में, प्रॉफिटेबिलिटी में, एक्सपेंशन में, सब में आया। और वो आया इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग ले रही है और पीएमओ से डायरेक्ट जो है कंट्रोल हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि जब अभी यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो किस तरीके से फूफा जी से जो परमिशन लेते थे, फूफा जी का मतलब है यूएसए के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अगर पाकिस्तान भी हमारे यहाँ पे सैनिकों के शव को मतलब इस तरीके से उनके साथ अपमानजनक कृत्य करता था, यानी कि आर्मी वाले को, और उनको ले जाते थे वहाँ पे, और फिर अगर हमें कोई एक्शन लेना होता था ना तो फूफा जी से पूछना पड़ता था। तो वो नौबत नहीं है। तो मैं आर्मी के जो आप पर्सनल से मिलेंगे तो वो डिसीजन लेते हैं। पहले यहाँ पे अगर उन्होंने 2 गोलियां चला दी तो पहले आर्मी वाले इंडिया में पहले पूछने आते थे कि भाई गोली चला दे, भाई 2 उन्होंने चलाई है। अब इंडिया वाले 2 पहले चला लेते हैं, पूछने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और जो वेपन्स में भी काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। और सीधी बात है, फूफा पे डिपेंडेंस नहीं है, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स थी या उस तरीके के इशूज़। तो हमारे लिए प्राउड मूवमेंट्स हैं, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है कि जी पीएसयू बैंक को में ना 10-12 के आसपास की ग्रोस एनपीए या नेट एनपीए चल रही थी। वो पिछले 10 साल के अंदर वो सारे के सारे वो कर्जे थे जो 2014 से पहले के दिए होते, वो सारे कर्जों को देखो किस तरीके से मैनेज किया गया। आज बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी देखिएगा पीएसयू बैंकों की। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी दूसरी सरकार आएगी भैया फिर दोबारा से वही स्टोरी हो सकती है। मैं पीएसयू बैंकों को लाइक नहीं करता हूँ, मुझे फंक्शनिंग भी पीएसयू बैंकों की जिस तरीके से होती है उस पर डाउट ही रहता है। तो अल्टीमेटली पर पीएसयू बैंक्स की जो बैलेंस शीट क्लीन हुई है, उनकी इनकम स्टेटमेंट्स आप जाके देखिएगा, दोबारा से डिविडेंड देने लगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो मैं जानता हूँ उनकी पसंदीदा शेयर्स होते हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। मतलब जो सीए हैं, जो सीए प्रोफेशनल्स हैं या प्रैक्टिसिंग सीए, उनको सबसे पता है यार बैंकिंग स्टॉक ले लो, 5 या 6% की डिविडेंड आएगी, पीएसयू स्टॉक लेते थे। लेकिन अगर हम देखें तो जो 2010-11-12 पीएसयू लियो, 15-16 तक तो भाई साहब सांस ही नहीं लिया पीएसयू ने। और जो पिछले 2-3 साल में जो बैलेंस शीट क्लीन हुई है पीएसयू की, और इस पिछले साल की तो परफॉर्मेंस ही दमदार रही है। तो जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग रही है वो हमें पसंद है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कंपनियां बर्बाद होने के बाद, क्योंकि वो कर्जे पावर सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में विदाउट फिजिबिलिटी स्टडी के दिए गए थे, और जो फिजिबिलिटी स्टडी थी वो भी इस तरीके की थी कि वो गलत थी। तो वो भी एक रीज़न है। उसके बाद चाइना को एक अनडिवाइड एडवांटेज दिया, केमिकल की मैंने आपको बता दी, और बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। तो अल्टीमेटली मेरा जो व्यूअर है उसने भैया पैसे बनाए शेयर बाजार से, मैंने भी बनाए, और मैं चाहूँगा भाई सब लोग बनाते रहें। उसके लिए चाहिए हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट। और स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाली गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऐसी होनी है जो चाहिए, जो प्रोएक्टिव हो, समय पर डिसीजन ले सके। और देखिएगा बेरोजगारी और महंगाई की समस्या ना, 1980 में भी जो इलेक्शन होता था उन नारों में भी सुनता था, 90 में भी सुनता था, 95 में भी, और 96 में भी, और 2000 में भी। तो भाई ये महंगाई और बेरोजगारी आज से 15 साल बाद भी हो सकता है, बेशक से मोदी गवर्नमेंट रहे, क्योंकि जिस तरीके से साइज है कंट्री का, ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो सकती। ये कम बेशक से हो जाए। और
बेटे को जो है आप जो है अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, कॉलेज में पढ़ा दो, और उसको बाद में कहो बेटा मैं तेरे को ना ये गाड़ी दिला देता हूँ 15 लाख की, बच्चा तो फिर भी शिकायत कर सकता है पापा आपने मर्सिडीज तो दिलाई नहीं। तो उसकी कोई नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमने जो इम्प्रूवमेंट देखी है, क्योंकि हम तो निवेशक हैं, और अल्टीमेटली भाई साहब 2014 से लेके आज 2024 में जो नेट वर्थ है मतलब मेरी फैमिली की और इंक्लूडिंग मी, हमने 7 से 8 गुना की है पिछले 10 साल में। तो भाई हमारे लिए तो लगता है कि भाई अगर कंट्री ग्रो करेगी ना तो हम ग्रो करेंगे। और वारन बफेट भाई इतना बड़ा नहीं होता अगर यूएस से ग्रोथ नहीं करता। अगर वारन बफेट अफगानिस्तान में पैदा होता तो वारन बफेट नहीं होता। तो मुझे लगता है इतनी चर्चा काफ़ी है, और मैं कोई भक्त नहीं हूँ। मुझे तो भैया ऐसी सरकार चाहिए जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आए। बहुत बार निवेशक पूछते हैं कि भाई सर आपको लगता क्या सरकार क्या आएगी। मैं कहता हूँ भाई जिसको लगता है ना बीजेपी की सरकार आएगी वो तो अपने पोर्टफोलियो में बने रहे और डिप का इंतजार करें। और जिसको लगता है ना भैया कांग्रेस की सरकार आ सकती है, मिलीजुली सरकार आ सकती है, कांग्रेस की तो खैर वो इतने सीटों पर लड़ी नहीं रही सरकार आ जाए, तो मिलीजुली सरकार आएगी तो उसमें भाई साहब एक और बड़ी टेंशन होगी। शेयर्स के प्राइस जो अभी है ना स्मॉल कैप और मिड कैप में, आप अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30% का डेंट भी देख सकते हैं। आज एक व्यूअर्स ने मुझसे कहा सर अगर कभी मोदी जी को कुछ हो गया और वो लीडरशिप चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा तो आपको क्या लगता है कितनी करेक्शन हो सकती है। मैंने कहा आप ही बताओ कितनी हो सकती है। उसने कहा जी कम से कम 10% बाजार टूट जाएंगे। मैंने कहा स्मॉल कैप मिड कैप कितने टूट जाएंगे, बोले 20 से 30%। तो बात ये कि अभी मैं पैसा लगा देता हूँ, अगर हिंडनबर्ग भी होता है, फलाना वर्ग भी होता है, कुछ भी होता है, सबको पता भाई मोदी बैठा इंडिया का बाजार संभाल लेगा। तो जो मोदी ब्रांड की वैल्यू है ना उसकी वजह से भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अगर मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, मान लेते हैं एक बार के लिए, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा, नहीं लगता मुझे, अगर वो होता है ऐसा तो भाई साहब जो FIIs की सेलिंग होगी ना उसको उठाने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो आएंगे, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी गायब हो जाएंगे। रीज़न ये कि जो रिटेल पब्लिक है ना उसका कॉन्फिडेंस मोदी ब्रांड के अंदर है। अगर मोदी जी नहीं आ रहे ना तो भैया म्यूचुअल फंड्स की भी रिडम्पशन आएंगी और पैसा आना बंद हो जाएगा या काफ़ी कम हो जाएगा। उस समय पर आप FIIs की सेलिंग को नहीं संभाल पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो निफ्टी कम से कम 10 से 15% करेक्ट होगा और स्मॉल कैप मिड कैप तो 30 से 40% तक उड़ सकते हैं। तो मुझे इसलिए चाहिए सरकार। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई हो। अब एनालिसिस जो है अगली वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।